हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत और जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 8 की ह्यूमैनिटीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से उसके प्रिंसिपल्स को, उनके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या होता है, और उसी के साथ में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बुक हमको इस तरीके से दिखती है वो बुक है क्या। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा लॉ, सबसे बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, और इतना इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो रात की 1:45 हो रही है, और अगर आपको नींद आ रही है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, और अगर आपको नींद नहीं आती है तो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्टफुल तरीका लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है क्या। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद से जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके बाद से जो इंडिया है वो अपने विजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देखता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देखता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत सारे नॉर्म्स को सेट करता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को सेट करता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, उसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसी के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है गवर्नमेंट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इंडिया की सोसाइटी के लिए या इंडियंस के लिए जो लोग हैं उनके लिए किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगी। ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, डीपीएसपी क्या है। उसी के साथ में हमारे सामने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम आता है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो वहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ थी, जिसमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो होते हैं वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते हैं। उसी के साथ में अलग अलग 7 से 8 मेजर कमिटीज़ थी, जिनको अलग अलग लोग जो हैं वो लीड कर रहे थे। उसी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, उन सब के रोल्स के बारे में बताया गया है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था। ठीक है, 2 years 11 months, ठीक है, और 18 days का टाइम पीरियड लगता है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, और अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने का मतलब कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं जिनको स्टेट की जो परमिशन होती है या स्टेट की जो पार्टनरशिप होती है उसके साथ अमेंडमेंट किया जाता है, जैसे कि। और कुछ ऐसे रिजिड भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रोल स्टेट का और उनका हो जाता है, और फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत ऐसे सिंपल से अमेंडमेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक पहचान है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझें तो ये सिर्फ हमारी 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 8th के बाद में आप जब तक एग्ज़ाम्स को देते हैं या जब तक आप एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं तो आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना आगे के लिए भी हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से समझेंगे। अगर क्लास को आप एंड तक देखते हैं तो आप
को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डाउट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वर्क कैसे करता है, ठीक है, और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के जो क्वेश्चन मार्क हैं या जो डाउट्स हैं वो इजी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम फुटबॉल का, ठीक है, या क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, या चेस का एग्जांपल ले लेते हैं। जब इन गेम्स को खेला जाता है, फुटबॉल को ले लो या क्रिकेट को ले लो, तो क्रिकेट को खेलने के लिए दो टीम्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। एक टीम जो बॉल फेंक रही है, एक टीम जो बैटिंग कर रही है, ठीक है, लेकिन उनके डिसीजंस जो हैं वो अंपायर डिसाइड करता है। उसी तरीके से फुटबॉल के अंदर भी जो बेसिक रूल्स हैं उनको डिफाइन किया जाना चाहिए, या डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो गेम जो है वो किस तरीके से खेला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल जो है एक गेम है, ठीक है, दो टीम उसको खेल रही है, लेकिन अगर उनके बीच में कोई बेसिक रूल्स नहीं है, ठीक है, तो फिर उस फुटबॉल को कैसे खेला जाएगा, कौन सा तरीका है जिसको फॉल्स माना जाएगा, कौन सा तरीका है जिसको अच्छा माना जाएगा, इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि फुटबॉल जैसे गेम के अंदर भी कुछ रूल्स जब डिसाइड किए जाते हैं या डिफाइन किए जाते हैं, तो जब हम इंडिया जैसी कंट्री को रन कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री को आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद में रन कर रहे हैं या हमको चलाना है, इंडिया के विजन्स को देखना है, हमारी पास्ट हिस्ट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सब के बाद इंडिया को प्रेजेंट के टाइम पे यानी कि 2026 में हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम पे या 2047 तक का हमारा जो टारगेट है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का, उन सब के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक रूल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस बेसिक रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स जो सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई सोसाइटी को चलाना है, किसी गेम को चलाना है, या फिर इंडिया जैसी जो भी डाइवर्स कंट्री है उसको चलाना है। सोसाइटी आल्सो नीड कॉन्स्टिट्यूटेड रूल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। सोसाइटीज़ के अंदर भी इन रूल्स की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि वो फंक्शन किस तरीके से करेंगी, और फंक्शन करना ही नहीं, प्रॉपरली फंक्शन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मार्जिनलाइज कम्युनिटी से समझते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि एक सोसाइटी को प्रॉपरली फंक्शन करना है तो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके से अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है तब वो फंक्शन कर पाएंगी प्रॉपरली। तो इसी तरीके से जब हम इंडिया को चला रहे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतनी सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, और उन सबको चलाने के लिए अगर हमारे पास कोई प्रॉपर फंक्शंस नहीं है या कोई कॉन्स्टिट्यूटिव रूल नहीं है, तो फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन लेगा, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। इस वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो भी ज़रूरी है, या फॉर एग्जांपल आप इंडिया को चला रहे हैं या किसी कंट्री को रन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी हो जाते हैं। इन मॉडर्न कंट्रीज दीज रूल आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मॉडर्न कंट्रीज थी, पास की सिचुएशन हमने देखी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, बहुत सारे रिवॉल्ट हमको देखने को मिलते हैं। हम विमेन, कास्ट और रिफॉर्म्स के जो चैप्टर थे उनमें समझते हैं कि विमेंस की क्या कंडीशंस थी, उनके पास वोटिंग के राइट नहीं थे, उनके पास पॉलिटिकल राइट नहीं है, इकोनॉमिकल राइट नहीं है, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन का राइट नहीं है, ठीक है। उन्हीं के चलते बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं जिनके ऊपर मेजॉरिटी ग्रुप का डोमिनेंस रहा है हमेशा। हम कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, तो इन सब को कम करने के लिए या इन सब के लिए एक रूल को सेट करने के लिए मॉडर्न कंट्रीज जो हैं वो कुछ रूल्स को लिखती हैं, और उन रूल बुक को या वो रूल जहाँ लिखे गए उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया, यानी कि संविधान कहा, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइड्स डेमोक्रेसी एंड डिफाइन हाउ इंडिया इज गवर्न। और उसी के साथ में जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको बताता है कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मतलब जो यहाँ की पावर है वो लोगों के अंदर लाई करती है। द पावर लाइज इन द पीपल, ठीक है। यानी कि जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं,
और जब हम डेमोक्रेटिक वर्ड को पढ़ते हैं तो डेमोक्रेटिक वर्ड को जब पढ़ते हैं तो लोग हमारे सामने आते हैं और ये डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, ठीक है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्न किस तरीके से होगी, किस तरीके से लोगों के लिए काम करेगी, किस तरीके से इसेंशियल स्कीम्स लेकर आएगी, इसेंशियल स्टेप्स को लेगी, इन सारी चीज़ों को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, गाइड करने का काम करता है। यानी कि ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी तो देता ही है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट्स को भी सेट करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं कि ये इंडिया की डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस किस तरीके से चलाएगी उसको गाइड करने का काम भी करता है। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के चलते हमको ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारे जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, यानी कि ज़रूरत क्यों है, और ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। यानी कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमको पता हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो पास की हिस्ट्री में रही हैं, ठीक है, जैसे विमेंस से रिलेटेड हो गया, माइनॉरिटी ग्रुप से हो गया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हो गया, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। या फिर इंडिया जो है वो अब इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया का विजन क्या होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का विजन क्या होना चाहिए, क्या ये कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन आगे भी चलता रहेगा या इस कास्ट के बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है, जो विमेंस हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, जो रिजर्वेशंस जैसी चीज़ें हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोस्ट कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ऑल आर डेमोक्रेटिक। हर कंट्री के पास में, यानी कि जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं सबके पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, और वो रीजन्स कैसे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द बेसिक आइडल्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री के आइडल्स को डिफाइन करता है। एक कंट्री किस तरीके से रन करेगी, एक कंट्री किस तरीके से होनी चाहिए या किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें हमको कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं। उसी के साथ में वो सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर को एक्सप्लेन करता है। फंडामेंटल नेचर्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि मौलिक जो अधिकार हैं, उसी के साथ में मौलिक जो नेचर है, प्रकृति है सोसाइटी की, कि सोसाइटी किस तरीके की होनी चाहिए रियल में, ठीक है, क्या सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, क्या सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से और फंडामेंटल नेचर के तरीके से एक्सप्लेन करता है। इट हेल्प्स यूनाइट डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद कॉमन रूल्स, ठीक है। अब कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स लोग हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकती है, रिलीजन हो सकते हैं, कास्ट हो सकती है, और अलग अलग जेंडर हो सकते हैं, और उन सारी कम्युनिटीज़ को, अलग अलग तरीके की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको यूनाइट करने का काम जो है एक कॉमन रूल के बेसिस पे, यानी कि किसी भी कास्ट के बेसिस पे, किसी भी जेंडर के बेसिस पे, किसी भी बर्थ प्लेस के बेसिस पे जो है पर्सन अगर इंडिया का है या किसी कंट्री का है तो उसके लिए जो कॉमन रूल्स सेटअप किए जाएंगे वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इट सेट प्रिंसिपल्स फॉर हाउ अ कंट्री इज गवर्न, और ये एक कंट्री किस तरीके से गवर्न की जाएगी, गवर्नमेंट किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों के लिए काम करेगी, स्कीम्स लेके आएगी, प्रोविजंस लेके आएगी, उन सारे प्रिंसिपल्स पे भी काम करता है, और उन प्रिंसिपल को सेट करता है। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और यहाँ पे कुछ इमेजेस, ये इमेज जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी, हो सकता है ये इमेज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रही होगी जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा होगा, ठीक है। अब आती है कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस। अभी हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे, ठीक है, 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे थे, ठीक है। अब इतना टाइम जब लगा तो ये बहुत इजी तरीके से तो नहीं बना होगा, इसके अंदर बहुत सारे थॉट्स होंगे लोगों के, अलग अलग ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके अपने थॉट्स होंगे, ठीक है। क्या हो सकता है? अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ में कोई लोग जो हैं वो किसी एक
पर्टिकुलर चीज़ के अपोज में होंगे, अगेंस्ट में होंगे, तो कोई उसके हक में बात कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज के अंदर डिसाइड होती हैं। तो सबसे पहले जो है द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934। तो सबसे पहले आपके पास एक इम्पोर्टेंट ईयर आता है, और वो इम्पोर्टेंट ईयर कौन सा होता है? 1934 का। ठीक है, 1934 का एक ईयर आता है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी भी लिख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करती है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या मतलब हो गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब जहाँ पे अलग अलग प्रोविजन से लोग होंगे, अलग अलग अथॉरिटी के लोग होंगे, अलग अलग कमिटीज़ के लोग होंगे, उनके लीडर्स होंगे, और वो यहाँ पर बैठ करके इस 1934 ईयर में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी, और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनेगा या कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और नेशन के लिए, नेशन मीन्स आपका या मेरा इंडिया जो है, उसके लिए काम करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1946। 1934 को जब डिमांड होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू, तो 1946 का एक दूसरा ईयर आता है हमारे सामने इम्पोर्टेंट, और इस टाइम पे या इस पर्टिकुलर ईयर में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन के तैयार होती है। यानी कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट मीन्स एक तरीके से रफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया जाएगा, उसमें अगर अमेंडमेंट्स की नीड है तो उनको ऐड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के अपने अपने थॉट्स हैं। ठीक है, उन थॉट्स को डिस्कस करके अगर अमेंडमेंट्स के रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उन अमेंडमेंट्स को किया जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर उन प्रोविजंस को रखा जाएगा, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लास्टली पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम समझते हैं कि ब्रिटिशर जो ट्रेड के पर्पज से आए थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी को मार्क किया, तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट कब होता है? 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो जाता है इंडिया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट होता है, और जब इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है। कहाँ पे ड्राफ्ट किया जाता है? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ड्राफ्ट किया जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है वो किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। कब करी थी? 1934 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू एड्रेस एंड गाइडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया, वो क्या करते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग होती है, एक असेंबली है, असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और ये सारे लोग जो हैं वो अपने थॉट्स को डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करेंगे। तो उनको गाइड करने का और उनको एड्रेस करने का काम जो है वो हमारे पहले पीएम जो हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो करते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने एक कंट्री आती है नेपाल। नेपाल जो है वो इंडिया की नेबर कंट्री भी है, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या मोनार्की से रिलेटेड या डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेपाल का एग्जाम्पल हम समझते हैं। नेपाल जो था वो पहले के टाइम पे एक मोनार्की स्टेट था या मोनार्की कंट्री था। मोनार्की कंट्री यानी कि जहाँ पे राजा का शासन चलता था, बहुत ज़्यादा जो पावर थी वो मोनार्क के अंडर में थी, राजा के अंडर में थी। वेयर द किंग हैड द फाइनल अथॉरिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू चलाया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर जो स्कीम्स लॉज को लेकर के आता है, एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करता है, और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो जुडिशरी इसको देखता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन जब नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम चल रहा है, ठीक है, मोनार्की सिस्टम चल रहा है, तो एक्चुअल पावर जो थी वो किसके पास थी? फाइनल अथॉरिटी जो थी वो किंग के पास में थी। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल सपोर्टेड द किंग पावर्स। अब 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अभी हमने समझा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ऑल आर डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वो क्या करता था? किंग की जो पावर थी यानी कि जो मोनार्कियल पावर थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था।
अ लॉन्ग पीपल मूवमेंट एंडेड द किंग पावर इन 2006। लेकिन 1990 के बाद से एक लॉन्ग पीपल मूवमेंट चलता है, यानी कि लोगों का रिवॉल्ट चलता है। लोग जो हैं वो इस मोनार्कल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को लाने के लिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है यहाँ पे मूवमेंट चलाते हैं। और ये मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता है 2006 में, जहाँ पे किंग की पावर जो है उसको कम किया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। नेपाल नीडेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक आइडियाज़। नेपाल को नए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों थी? क्योंकि वो अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को बता सके, यानी कि नेपाल को भी अब डेमोक्रेटिक जो तरीका होता है उसकी नीड थी। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीका जो था उसकी नीड थी, ना कि मोनार्कल सिस्टम की। लेकिन 1990s के जो टाइम पीरियड था उसमें नेपाल के पास कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें सारी पावर जो थी या मेजर पावर जो थी वो मोनार्की सिस्टम के अंडर आती थी। अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूटिव रूल चेंज द नेचर ऑफ सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूटिव रूल के अंदर अगर थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के नेचर के अंदर भी चेंज आएगा। और ये नेचर, सोसाइटी के नेचर के अंदर चेंज लाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि नेपाल की डिमांड जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके की है। ठीक है, यानी कि नेपाल के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि सारी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन हर किसी के पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रिंसिपल्स को सेट करता है जिसकी वजह से मैं कह सकते हैं कि कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो हैं उनको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नेचर ऑफ सोसाइटी को भी चेंज करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट किया जा रहा है, मेजॉरिटी ग्रुप्स के थ्रू कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, विमेंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इन सब के चलते नेचर ऑफ सोसाइटी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स की जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अगर डेमोक्रेटिक है तो वो लोगों के लिए हो सकता है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मोनार्कियल सिस्टम पे बेस्ड है तो वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं होगा। ठीक है, नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। अब इन लॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद, इन लॉन्ग मूवमेंट के बाद, जैसा कि आप यहाँ इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, नेपाल को अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, अपना नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2015 के अंदर मिलता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। और वो पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे डिफाइन करता है? सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिखूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये पावर देता है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी के अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है, सोसाइटी के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स को लेकर के आएगी, लेकिन किसी भी रूल्स के साथ में उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, उनके बेसिक प्रिंसिपल वायलेट नहीं होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगी, इसको डिफाइन करता है। जो लोग हैं, जो कॉमन मैन्स हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे या गवर्नमेंट उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेती है, इन सब के बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये सारी चीज़ें हमको बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक कंट्री का कैसे चल सकता है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स आर चूजन बाय द पीपल। ठीक है, तो पहला यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किस तरीके का हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीडर्स हैं वो पीपल्स के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के पास एक्चुअल पावर है, जो पावर लाई करती है वो लोगों के अंदर करती है। लोगों के अंदर पावर लाई कैसे कैसे कर रही है, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शंस के थ्रू हम अपने इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट तो करते हैं, लेकिन इलेक्शंस के थ्रू जब वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर करते हैं, तो उनको इन लोगों ने सेलेक्ट किया है इलेक्शंस के मीडियम के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के तौर पे हमने उनको सेलेक्ट किया है, अपनी पसंद से उनको सेलेक्ट किया है। हमारे पास नोटा, नन ऑफ द अबव जैसे भी ऑप्शंस थे, या हमारे पास अलग अलग पार्टीज के भी ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पे कोई एक कैंडिडेट जो इलेक्शन को जीत करके हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उनको यहाँ पे पीपल्स ने सेलेक्ट किया है।
और वही बताता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स हैं वो लोगों के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपके सामने ये आती है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी कंट्री का है तो वो कैसा होना चाहिए, तो वो पीपल्स जो हैं वो अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं। ये तरीका हो गया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने का। देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ पावर बाय लीडर्स। कई बार जो लीडर्स हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज भी करते हैं, और इन सब के चलते रिस्क भी है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू काम कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स लोगों के लिए दिए गए हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डीपीएसपी भी हैं, लेकिन वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो क्या, अगर कोई लीडर उसका मिसयूज करता है तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए क्या प्रोविजंस बनाता है, गवर्नमेंट को क्या ऑर्डर देता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड लाइक फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वलिटी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है, या कॉन्स्टिट्यूशन ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें इक्वलिटी का राइट भी जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इक्वलिटी का राइट यानी कि समानता का अधिकार, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या किसी भी तरीके का बर्थ के प्लेस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे किसी भी तरीके से आपके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। और ये सारी चीज़ें जब आपके पास हैं तो फिर लीडर जो हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करने से जो रिस्क बढ़ती है उनको भी कई बार सोचना पड़ेगा कि अगर वो किसी तरीके की मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर का, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सारे प्रोविजंस को यहाँ पर लिखता है या लोगों को देता है। ठीक है, नेपाल सॉ मैनी पीपल मूवमेंट्स डिमांडिंग डेमोक्रेसी ओवर द ईयर। नेपाल जो है उसने कई ऐसे मूवमेंट्स देखे हैं, कई ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं, कई ऐसे मूवमेंट्स देखे हैं जिनके चलते लोग क्या कर रहे थे, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे कई सालों से। जैसे कि हमने समझा कि 1990 के ईयर से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं था। फिर 2015 के अंदर जो नेपाल है उसको अपना फाइनल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। ये सारी चीज़ें। किंग ज्ञानेंद्र took control over the government with army support in 2002-2005। किंग ज्ञानेंद्र मतलब यहाँ पे वर्ड आया किंग, और किंग का मतलब हो गया फिर से मोनार्कल सिस्टम। तो वो आर्मी के कंट्रोल से या आर्मी के सपोर्ट से जो है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं 2002 और 2005 का जो टाइम पीरियड रहता है उस बीच में। इन 2005 मायोसिस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी साइंड 12-point एग्रीमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो मूवमेंट चल रहे हैं, उनमें 2005 में जब किंग ज्ञानेंद्र ने आर्मी के सपोर्ट से कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया है, तो एक 12 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और इस 12 पॉइंट के एग्रीमेंट में डेमोक्रेसी की डिमांड जो है वो देखने को मिलती है। और उसी के चलते 2008 के अंदर नेपाल जो है वो पूरी तरीके से मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करता है और डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर ईयर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2002 से 2005 का जो टाइम पीरियड था उसमें किंग ज्ञानेंद्र जो थे वो एज अ मोनार्कियल सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, अपनी पावर्स को बचाने के लिए, अपनी पावर्स को रखने के लिए जो है आर्मी का सपोर्ट लेते हैं। किसका सपोर्ट लेते हैं? आर्मी का सपोर्ट लेते हैं। और 2002 से 2005 का जो टाइम पीरियड था उसके बीच में वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट पावर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने अंडर में ले लेते हैं। लेकिन फिर मायोसिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट, प्रोटेस्ट, रिवॉल्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2005 से चलना स्टार्ट होती हैं और 12 पॉइंट्स का एक लेटर साइन किया जाता है। ठीक है, वो क्या डिमांड करता है? डेमोक्रेसी की डिमांड करता है, यानी कि लोगों की जो एक्चुअल पावर है उनकी डिमांड करता है। और फिर हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट ईयर आता है 2008 का। 2008 के इम्पॉर्टेंट ईयर में क्या होता है कि जो मोनार्कियल सिस्टम नेपाल के अंदर चला आ रहा था, मोनार्की सिस्टम जो नेपाल के अंदर चला आ रहा था वो पूरी तरीके से क्या होता है, ख़त्म होता है। और डेमोक्रेसी जो है वो आपको नेपाल के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आता है। यहाँ पे आप ये प्रोटेस्ट देख रहे होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो डेमोक्रेसी की डिमांड के लिए किए गए थे नेपाल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय डोमिनेंट ग्रुप्स। ठीक है, अब हमने समझा था कि जो अपर कास्ट का
अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट की प्रॉब्लम्स थी, इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप का, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेंस जमाएगी, ठीक है, डोमिनेंस जमाएगी। ये हमने रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन मिसयूज को भी प्रिवेंट करता है कि इस तरीके से कोई डोमिनेट ग्रुप जो है या इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलते हैं वो नहीं मिले, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का काम, प्रिवेंट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। साथ में इवन इन डेमोक्रेसी द मेजोरिटी कैन ऑप्रेस माइनॉरिटीज़, और कई बार हम डेमोक्रेसी के अंदर भी ये देखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी ये देखते हैं कि मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस जमा के रख रहा है या उनको कोई ना कहीं ऑप्रेस करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें अनटचेबिलिटी जैसे राइट्स भी दिए गए हैं और गवर्नमेंट के थ्रू इनको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अनटचेबिलिटी जैसे क्राइटेरियाज को रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में जब हम अपर कास्ट का लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेंस देखते हैं या इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, तो इन सब के चलते, इन सब को कम करने के लिए, इन सब से प्रिवेंशन पाने के लिए जो हमारे पास फाइनल अथॉरिटी या कोई एक लॉ सामने आता है तो वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द ट्रेनी ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। और इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को, इस डोमिनेंस को ट्रेनी ऑफ मेजोरिटी कहा है, यानी कि जो मेजोरिटी ग्रुप है उनका अत्याचार यहाँ पे बताया गया है। ट्रेनी का मतलब होता है अत्याचार। तो मेजोरिटी ग्रुप लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेंस जमाएगा तो उसको एक तरीके से अत्याचार के तौर पे, ट्रेनी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन को देखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को कम करना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि इन सब चीज़ों को कम करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम इंडिया के विजन को देखते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंट देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिड्यूस होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स एंड इंटरेस्ट। उसी के साथ में जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स यानी कि जो SC ST से रिलेटेड एक्ट वगैरह हैं, जो लॉज हैं, जो प्रिवेंशंस हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, ठीक है, उनके जो भी कल्चर हैं, उन सब का सेफ गार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इट स्टॉप इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, ठीक है। इंटर कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अगर किसी तरीके का डोमिनेशन जमाती है, डोमिनेशन दिखाती है या अपने राइट्स को थोड़ा सा ऊपर डोमिनेट करते हुए बताती है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको रोकने का काम करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसलिए भी एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कई बार हमको मेजॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, विमेंस से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिनको सॉल्व करने का काम, जिनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है थ्रू गवर्नमेंट। A constitution protect people from emotional और wrong decisions। कॉन्स्टिट्यूशन उसी के साथ लोगों को इमोशनल और रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए भी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे कई बार आप सुसाइडल केस देखते हैं जिसमें कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी गलत तरीका बताता है, डोमिनेशन को भी गलत तरीका बताता है, डिस्क्रिमिनेशन को भी गलत तरीका बताता है। यानी कि इमोशनल तरीके से या रॉन्ग डिसीजंस लेने के तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। समटाइम्स पब्लिक ओपिनियन कैन गो अगेंस्ट लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट। कई बार जो है पब्लिक के ओपिनियन, यानी कि पब्लिक के ओपिनियन मीन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है उसमें आपके पास लिबर्टी है, आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, लेकिन कई बार वो सारे ओपिनियन जो हैं वो कई बार नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पीपल में डिमांड अ डिक्टेटर ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन विद पॉलिटिक्स, ठीक है। कई बार जो लोग हैं वो डिक्टेटरशिप को जो है डिक्टेटरशिप की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड यानी कि पॉलिटिक्स में कौन आ गया, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट की प्रॉपर स्कीम्स नहीं होने की वजह से या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन
सही तरीके से उन लोगों तक नहीं पहुंच पाने की वजह से जो लोग परेशान हैं, ठीक है, तो वो कई बार डिक्टेटरशिप की डिमांड को भी मांग लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि डिक्टेटरशिप, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके से डिक्टेटरशिप है, लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लोग जो हैं वो इलेक्शंस के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार जो है ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हों, ठीक है, या फिर डिक्टेटरशिप की डिमांड से हों, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से हों। तो इन सब चीज़ों को भी कम करने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कैसे देता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट को, ये अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें बताता है, लिमिट सेट करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि लोगों के लिए आपको ये काम करने हैं। डिक्टेटरशिप हार्म्स फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इन द लॉन्ग रन। अब डिक्टेटरशिप जो है उसकी डिमांड ईजी है, लेकिन कई बार डिक्टेटरशिप जो है वो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता है, और उसी के साथ जो डेमोक्रेसी, उसको लंबे टाइम तक के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर सिटीजन्स के, उस कंट्री से रिलेटेड जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये राइट चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हों, चाहे ये राइट जो हैं वो फ्रीडम से रिलेटेड हों, लिबर्टी से रिलेटेड हों, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हों, उन सब के बेसिक राइट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इट प्रिवेंट इजी चेंजेस टू इट कोर प्रिंसिपल। और कई बार कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं, अमेंडमेंट्स की नीड देखने को मिलती है, तो वो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ऐसी अमेंडमेंट के रिक्वायर्ड 1947 के बाद से अभी तक में बहुत टाइम इस अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हुई है, जिसकी वजह से हमने टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए हैं। और इन अमेंडमेंट के थ्रू जो चेंजेस आए हैं उनकी वजह से लोगों को हेल्प हुई है। ठीक है, अब आए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने समझा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नेपाल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, इन सबको हमने अच्छे से डिस्कस किया। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया हमारा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल शेप द आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि 1947 से पहले की जो भी कंडीशंस थी इंडिया के पास में, 1857 के अंदर जब हम रिवॉल्ट को देखते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर उसको देखते हैं, ठीक है, ब्रिटिश रूल को देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, इस सारे स्ट्रगल को देखते हैं, तो उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडियाज़ हैं उनको किस तरीके से शेप किया गया था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश रूल शोड द नीड फॉर डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। ब्रिटिश रूल जो था वो ये बताता था कि जो डेमोक्रेसी और इक्वलिटी के लिए जो नीड है, जो चेंजेस हैं, वो लाने ज़रूरी हैं। क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर जो डोमिनेंस था वो ब्रिटिशर्स का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हमको देखने को मिले, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के अंदर हमको चेंज देखने को मिले, जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल ने हमको ये बताया कि हमको डेमोक्रेसी की नीड क्यों है, इक्वलिटी की नीड क्यों है। इंडियन वांटेड अ सिस्टम वेयर पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। अब इंडियंस जो थे उनके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए या एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू पीपल्स जो हैं, यानी कि इंडिया के सिटीजन्स जो हैं, ठीक है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फाइनल अथॉरिटी है हमारी गवर्नमेंट जो है, उनके अंदर अगर इंडिया के सिटीजन्स होंगे, इंडिया के लोग जो होंगे, अगर वो होते हैं तो वो इंडिया के लोगों के लिए अच्छे से रूल्स लेकर के, लॉज लेकर के उनके लिए इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे, उनके लिए डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। जबकि ब्रिटिश रूल क्या था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस थी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। 1946 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, अभी हमने डिस्कस किया था और अभी फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट ईयर है जिसको याद रखना
बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया था। सारी ड्राफ्टिंग कमिटीज इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे। और 1946 पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो इसके अंदर 300 मेंबर जो थे वो काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए, और फाइनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड तो ज़रूरी थी ही सही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रोसेस थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू हुई है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 को बनती है, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आपको याद रखना ज़रूरी होता है। The assembly took 3 years to draft the constitution. Constituent assembly जब बनी 1946 के बाद से, ठीक है, 1946 में जब बनी तो उसके बाद से लगभग 2 years 11 months और 18 days लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है द असेंबली टुक 3 years, ठीक है, अप्रोक्स 3 years जो हैं वो लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करने में। इंडिया फेस पार्टीशंस, ठीक है, इंडिया ने फेस किया पार्टीशन को। इंडिया ने फेस कैसे किया पार्टीशन को कि इंडिया और पाकिस्तान जो थे उस टाइम पे साथ में थे, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंजेस हुई जो कि आप आगे की क्लास में समझेंगे, जिसमें पाकिस्तान द मुस्लिम लीग थी वो अपनी अलग नेशन की डिमांड करती है और यहाँ पे पार्टीशन होता है, ठीक है, पार्टीशन होता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग नेशन बनते हैं। प्रिंसली स्टेट के इश्यूज आपने देखे थे जब हम फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान 1857 जैसे रिवॉल्ट पढ़ते तो हमको पता था कि इंडिया के अंदर या पर्टिकुलरली जो राजस्थान था हमारे उसके अंदर 19 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, 3 ठिकाने थे और एक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, एक जो था वो हमारा अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी था उस टाइम पे। तो उसके इशू जो थे उनके इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो इशू थे वो देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी, वो हमको देखने को मिलती है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी वाइल एंश्योरिंग यूनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किसकी करता है? यूनिटी की करता है, क्योंकि इंडिया जो है एक तरीके से डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री होने के साथ साथ में यहाँ पे अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इस डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करता है। साथ ही ये इंश्योर करता है कि इन सब के बीच में किसी भी कास्ट के बेसिस पे, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी कम्युनिटी के बेसिस पे, पीपल्स के अंदर सभी लोगों के बीच में यूनिटी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है कि डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट तो की जाए, लेकिन उसी के साथ साथ में यूनिटी को भी इंश्योर किया जाए। इट फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड जस्टिस। उसी के साथ साथ में सोशल इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, सोशल तरीका जो है, जो सोसाइटी है उसके जो ट्रेडिशन है, जो उसके कल्चर है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो हमारी विमेंस हैं, उन सब से रिलेटेड जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं, और उसी के साथ साथ में जस्टिस, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए बिना जो जस्टिस प्रोवाइड करवाना है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फोकस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता है। इट गिव्स सिटीजन द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हमारे सामने, यहाँ पे मैं डेमोक्रेसी लिखूं, और डेमोक्रेसी के सामने जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आते हैं लोग। और कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है कि लोग जो हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे, यानी कि जब वो 18 साल से अबव हो जाएं, ठीक है, यानी कि वोट देने का अधिकार जब उनको हो जाए तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको सेलेक्ट करें अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, यानी कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट से उनको सेलेक्ट करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पावर देता है लोगों को, और कॉन्स्टिट्यूशन जब ये पावर दे रहा है लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करके,
गवर्नमेंट बनाने का, जो मेजोरिटी है वो गवर्नमेंट बनाएगी, जो मेजोरिटी पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। मेजोरिटी पार्टी कब गवर्नमेंट बनाएगी? जब उनको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और लोग ही डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, डेमोक्रेसी ही लोगों से है, ठीक है। तो वो सिटीजन्स को ये पावर भी देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब आते हैं हमारे सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक बहुत फेमस नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, इनका जन्म जो है एमपी के अंदर हुआ था, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे या जो चीफ थे या जो लीडर थे, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही वर्क टू एंश्योर सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहना या इतना बड़ा टाइटल देना किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन को इम्पोर्टेंट होता है कि उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर किया था कि जो भी शेड्यूल कास्ट है उनको सेफ गार्ड मिले, उनको प्रॉपर, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था पास्ट की हिस्ट्री के अंदर, या उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स कौन सी? अपर कास्ट से रिलेटेड और लोअर कास्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी। जब हम विमेन कास्ट और रिफॉर्म्स के चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो भी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनको स्कूल के अंदर क्लासरूम में एंटर करने से मना किया जाता था। जहाँ पे सभी लोग पानी पीते थे वहाँ पे छूने से मना किया जाता था। तो इन सब के चलते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कास्ट के बेसिस पे जो शेड्यूल कास्ट है उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, और ये बहुत मेजर इशू था उस टाइम पे, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल दिया हुआ है। ही अर्ज शेड्यूल कास्ट टू ज्वाइन गवर्नमेंट एंड सिविल सर्वेंट्स फॉर रियल प्रोटेक्शंस, और उन्होंने शेड्यूल कास्ट से, ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट की या उनसे ये भी कहा था कि वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, गवर्नमेंट के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दें, और उसी के साथ में सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें। फॉर एग्जांपल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आईएएस आईपीएस जैसी जो सर्विसेज हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी है, जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, और उसी के साथ में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दें, जिसकी वजह से उनको एक रियल प्रोटेक्शन मिलेगी, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोगों के लिए या लोगों तक पहुंच पाएगा। अब आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है। फेडरलिज्म जो है वो एक की फीचर है, और फेडरलिज्म होता क्या है इसको समझते हैं। तो फेडरलिज्म जो है मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। यानी कि इंडिया जो है हमारी कंट्री, इस तरीके से हम इंडिया को देखते हैं तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी काम करती है, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है। अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आपके पास यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, ठीक है। और उसी के साथ में म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी काम करती है, जो कि हमने रूरल और अर्बन जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें समझा था। और उसी के साथ में यहाँ पे रूरल गवर्नमेंट भी काम करती है, यानी कि अलग अलग टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म यही बताता है कि एक कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट की लेवल्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगी, उसी को हम फेडरलिज्म स्ट्रक्चर या फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इंडिया के पास इस फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 लेवल्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और उसके बाद पंचायती राज। पंचायती राज में पंचायत समिति आ गई, ठीक है, फिर ग्राम पंचायत आ गई, और उसी के साथ में जो जिला परिषद थी, जिसको हमने अर्बन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ा था, ये सारी जो चीज़ें हैं। उसी के बाद में पंचायती राज के बाद में जो हायर अथॉरिटी है वो स्टेट की, और उसी के साथ में सेंट्रल की। तो यहाँ पे 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है, और ये 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वही हमको बताता है कि फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कंट्री के अंदर अगर एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट की काम कर रही हैं तो उसे फेडरलिज्म बोला जाता है। स्टेट कैन मेक डिसीजंस ऑन लोकल मैटर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल नेशनल इश्यूज, द कॉन्स्टिट्यूएंट क्लियरली डिवाइड पावर एंड फाइनेंसेस अमॉन्ग ऑल लेवल्स, ठीक है। अब कोई नेशनल इशू है, किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रीटी को साइन करना है, ठीक है, ट्रीटी को साइन करना है, या किसी और कंट्री के साथ में रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, जो हमारी मिलिट्री है वो किस तरीके से काम करती है, रेलवेज किस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके का अगर कोई नेशनल इशू है, ठीक है, टेररिज्म से कोई रिलेटेड इशू है, तो ये सारे नेशनल इशू जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है।
और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, लोकल मैटर्स जो हैं, उनको हैंडल करती हुई आपको नजर आती है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर। जिस तरीके से अभी हमारे पास राजस्थान की अलग गवर्नमेंट है, उसी तरीके से गुजरात की और अलग गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की और अलग गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की अलग गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली के अंदर अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली के अंदर अलग गवर्नमेंट है। लेकिन पूरे इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट है, जो कि एज ए यूनियन गवर्नमेंट नेशनल इशू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का काम करती है, ठीक है। यही फेडरल स्ट्रक्चर है। और द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इस 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से या बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड कर रखा है। डिवाइड कैसे किया, उनको अलग अलग पावर्स बांटी गई हैं, उसी के साथ में उनके जो फाइनेंसेस हैं, किस तरीके से बजट के अप्रूवल्स होते हैं, सैंक्शंस दिए जाते हैं, किसको कितना सैंक्शन मिलेगा, पंचायती राज को कितना परसेंट मिलेगा, स्टेट्स को कितना मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फरवरी में अपना जो बजट पेश करता है वो किस तरीके से होगा, इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड करके बताया हुआ है, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके पास बहुत मिनिमम पॉइंट अच्छे से होने चाहिए, जिसमें आप सबसे पहले ये बताते हैं कि एक कंट्री के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे काम करती है उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसी के साथ में इंडिया में 3 टियर सिस्टम कैसा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। उसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल मैटर्स पे, स्टेट से रिलेटेड इश्यूज पे काम करती है। नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल इशू या नेशनल इश्यूज पे काम करती है। और उसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली डिवाइड करता है पावर्स को, फाइनेंसेस को, इन तीनों के बीच में अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। उसी के साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इंडिया फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपने सुना होगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है हमारी, 543, कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को भी बताता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होता क्या है। तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव है, तो उसके पास राइट टू वोट है, यानी कि वो अब जो है वोट दे सकता है, ठीक है। और यही वोट देने का अधिकार जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को बताता है। एवरी सिटीजन कैन वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी बर्थ प्लेस से रिलेटेड हो, इंडिया का कोई भी सिटीजन वोट कर सकता है और उसी के साथ में अपने इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट कर सकता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, जब हम लोग जो हैं, ये जो लोग हैं वो वोट देने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इन लोगों के लिए, ठीक है, इन लोगों के लिए जो है वो अकाउंटेबल हैं, यानी कि जिम्मेदार हैं, ठीक है, अकाउंटेबल हैं, जिम्मेदार हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमारे पास 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करता है, जिसमें पहली है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और उसी के साथ में फिर आता है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके बीच में जो पावर्स हैं उनको इक्वल तरीके से डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तीनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसी के साथ में पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, ठीक है। द लेजिस्लेचर मेक लॉज एंड रिप्रेजेंट द पीपल, ठीक है। अब हमारे सामने गवर्नमेंट की 3 स्ट्रक्चर्स आती हैं, पहली आती है लेजिस्लेचर, सेकंड आती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी आती है जुडिशरी, जिसको अभी हमने आगे की क्लास में भी समझा था। लेजिस्लेचर जो है वो रूल को बनाने का काम करती है, कोई भी लॉ जो है, कोई भी एक्ट जो है, कोई पॉलिसी जो है उसको लाने का काम करती है। यही लॉ और एक्ट जो है
वो इम्प्लीमेंट करने का काम या एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का होता है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जुडिशरी की होती है। ठीक है। लेजिस्लेचर क्या काम करता है, लॉज और पॉलिसीज को बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, और अगर कोई लॉज या एक्ट ऐसा है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पे थर्ड जो पावर है हमारी जुडिशरी, वो सामने आती है और वो डिलीवर करती है जस्टिस को। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड मेंटेन बैलेंस। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पावर की मिसयूज को प्रिवेंट करते हैं और उसी के साथ में बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर जो हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, या फेडरलिज्म जो हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल है जिसको अलग अलग तरीके से डिसाइड करके रखा हुआ है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई है तो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो वो है फंडामेंटल राइट्स। दे प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम मिसयूज ऑफ स्टेट पावर। जो स्टेट पावर है, स्टेट पॉलिटी के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो हर बार स्टेट से रिलेटेड नहीं होता, ये पूरे नेशन को भी रिप्रेजेंट करता है कई बार। और जब नेशन या स्टेट किसी भी तरीके की पावर का मिसयूज करता है तो ये फंडामेंटल राइट सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दिस राइट अप्लाई अगेंस्ट द स्टेट एंड अदर इंडिविजुअल्स। ये राइट जो हैं वो स्टेट और अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और उनके लिए अप्लाई किए गए हैं, जिनकी वजह से जो स्टेट है वो अपने पावर का मिसयूज करके जो लोगों को, जो डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स मिले, उनको वायलेट नहीं कर पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड माइनॉरिटी राइट्स फ्रॉम मेजोरिटी डोमिनेशन। मेजोरिटी का जो डोमिनेशन रहा है, मेजोरिटी ग्रुप यानी कि जो लोग ज़्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, 100 में से अगर 70% किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं और 30% किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं, तो 70% जो है वो यहाँ पे मेजोरिटी ग्रुप हो गया। और अगर ये मेजोरिटी ग्रुप इनके ऊपर डोमिनेशन को सेट करता है, या डोमिनेशन करके किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को सेटअप करता है, या उसी के साथ में जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो किसी तरीके से वायलेट होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फंडामेंटल राइट्स आर क्लेमेबल बाय सिटीजन एंड बाइंडिंग ऑन अथॉरिटीज। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन के थ्रू क्लेमेबल हैं, यानी कि इनके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उसी के साथ में जो अथॉरिटीज़ है उनको बाइंड करने का काम जो है वो करता है। जिस तरीके से अथॉरिटीज़ अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइड द स्टेट टुवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, और इकोनॉमिक जस्टिस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, जो भी प्रोविजन है, उनको लेकर के आना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेट को ये गाइड करता है कि सोशल और इकोनॉमिकल जो जस्टिस है, सोशल और इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं वो आपको लोगों के लिए लानी होंगी। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन ये क्लेमेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्लेमेबल नहीं होते। अब आता है सेक्युलरिज्म। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं, तो आपके सामने एक वर्ड आता है सेक्युलर। ठीक है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि सेक्युलर मीन्स द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रिलीजन है, यानी कि अलग अलग तरीके से डिफरेंट रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं, और किसी भी तरीके के एक रिलीजन को जो है हम क्या नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। किसी भी एक तरीके के रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करते, या एक तरीके के रिलीजन को हमने ऑफिशियल नहीं माना है। और यही सेक्युलरिज्म का मीनिंग है। सेक्युलर होने का मतलब है कि स्टेट जो है, स्टेट यहाँ पे यानी कि जो इंडिया है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, ना कि एक रिलीजन को ऑफिशियल मानता है। अ कंट्री हिस्ट्री इन्फ्लुएंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और कंट्री का जो हिस्ट्री रहा है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन थे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जो ऑप्रेस्ड ग्रुप थे, ठीक है, जो विमेंस थी,
ठीक है। इन सब के चलते, इन सब की जो हिस्ट्री रही है, उन सब के चलते जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ले आउट आइडल्स फॉर सिटीजन एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स के लिए एक आइडल्स को सेट करता है, और उसी के साथ में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन देते हैं स्टेट की असेंबली के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर हो गया, उसी के साथ में पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा हो गया, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए भी कुछ आइडल्स को सेट करके रखता है। मेजर चेंजेस इन द इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप बहुत मेजर चेंजेस देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्री के फंडामेंटल नेचर को भी चेंज करता हुआ नजर आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, उनके चलते फंडामेंटल जो नेचर है कंट्री का वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आता है। फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉम्प्लेक्स बट असेंशियल टू अंडरस्टैंड ग्रेजुअली। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसी के साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हम तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन उसको समझना उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और टाइम के साथ में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के विजन को देखता है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलेगा और अब तक अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उन सारी चीज़ों को बताता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई बार कॉम्प्लेक्स होता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसी के साथ में ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करना, इसको समझना भी एसेंशियल हो जाता है। अब जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि सारे पर्सन जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि न्याय के अकॉर्डिंग लॉ के लिए सभी लोग इक्वल हैं। किसी भी कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं करता। दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि इन सब के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लॉ जो है वो आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी को क्या करता है, इक्वल ट्रीट करता है, इक्वल ट्रीट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। इट आल्सो स्टेट दैट द सिटीजन नॉट कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, हॉस्टल, शॉप्स एक्सेट्रा। सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं, और उसी के चलते जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी बेसिक पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि प्ले ग्राउंड्स हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स हो गए, उन सभी के लिए सारी जो चीज़ें हैं, किसी भी कम्युनिटी के कोई लोग हैं, किसी भी कास्ट के कोई लोग हैं, इन सब के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो रोजगार देता है, जो काम देती है गवर्नमेंट, उनसे रिलेटेड भी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के चलते आप किसी के साथ भी एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बट देर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज आल्सो बीन एबोलिश्ड। और इसी के चलते जब हम आगे पढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स तो उसमें हमको समझ में आएगा कि जैसे अनटचेबिलिटी जैसे जो क्राइटेरिया थे विमेन कास्ट और रिफॉर्म्स के अंदर, जब हम अपर कास्ट को देखते हैं, लोअर कास्ट के बीच में जो अनटचेबिलिटी के जो क्राइटेरिया थे वो कहीं ना कहीं बताते हैं हमको कि अभी भी इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन सारी चीज़ों को सही नहीं मानता, और वो बताता है कि किसी के साथ भी किसी भी कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना जो है वो सही नहीं है। सेकंड राइट जो है वो राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उसी के साथ में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि आप किसी भी तरीके से अपने ग्रुप को बना सकते हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। उसी के साथ में इंडिया के किसी भी रीजन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के पार्ट में आप इजीली जा सकते हैं, आ सकते हैं बाय द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अगर आप किसी प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए आप फ्री हैं, किसी भी बिजनेस के लिए आप फ्री हैं, यानी कि आपको राइट टू फ्रीडम के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ
फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, फ्रीडम ऑफ किसी भी तरीके की जो ऑक्यूपेशन है उसको अडॉप्ट करने की बात कही गई है, उसी के साथ जो प्रोफेशंस हैं उनको देने की बात कही गई है, और उसी के साथ किसी भी तरीके का बिजनेस जो है उसको अडॉप्ट करने की बात कही गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे जो बिजनेस है, फोर्स लेबर जो है, उसी के साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको कोई ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज या हैजार्डियस जॉब के अंदर कोई काम कराता है तो उसको उसके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो कि गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन इसके खिलाफ है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि इस तरीके से अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है या फोर्स लेबर करता है तो वो जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा तो ऐसा करने पर आपको गिल्टी पाया जाएगा और आपको उसके लिए सजा भी हो सकती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेक्युलरिज्म है, इंडिया के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, यानी कि हिंदुइज्म है, यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, बुद्धिज्म है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो रिलीजन की जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड करवाई गई है सारे सिटीजन्स को, यानी कि सिटीजन जिस तरीके की रिलीजन को अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो किसी भी तरीके की रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको अपना सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आपका 5th नंबर का फंडामेंटल राइट है। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट क्या बताता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस हैं और लिंग्विस्टिक्स हैं, कैन सेट अप देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर, उनके कल्चर को बचाए रखने के लिए, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटीज़ हों चाहे लिंग्विस्टिक हों, किसी भी तरीके की इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं, उसमें अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को बता सकते हैं। और उसी के साथ में जो 6 नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट है वो बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमें बताता है कि दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। और ये बताता है कि अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट हुए हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए कोर्ट्स जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है अभी क्लेमेबल हमने पढ़ा था, और फंडामेंटल राइट्स जब क्लेम किए जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर क्लेम किए जाते हैं, यानी कि किसी भी पर्सन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो था आपका पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। यानी कि इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसी के चलते जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनी, ठीक है, 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, इन सब के चलते फेडरलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पावर को अलग अलग डिवाइड करता है, इन सारी चीज़ों को समझा। और उसी के चलते जो नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट चले, जो मूवमेंट चले, जो माओइस्ट लोग थे उन्होंने 12 जो प्रिंसिपल्स थे, जो 12 फॉर्म्स थे उनके ऊपर साइन करवा के अपने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी, उन सारी चीज़ों को समझा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप क्लास को एंड तक देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसके प्रिंसिपल्स पे, उसके नॉर्म्स पे, या कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अलग अलग पावर्स को डिस्क्राइब करता है, पावर्स को डिवाइड करता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट ईयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।